नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके समक्ष एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक कहानी इस बरसात के मौसम में लाई हूँ और कहानी का नाम है बरसात में लिखी इबारत। यह कहानी श्रीमती मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई है। लेखिका को सरल शब्दों में बहुत कुछ कहने की महारत प्राप्त है। लेखिका का रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने का सुंदर भाव है जो मन की गहराई में उतर जाता है। निरंतर बढ़ती संवेदनहीनता और पारिवारिक मूल्यों का पतन समाज में आज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में परिवार को जोड़ने वाली कहानियां तपती धरती पर वर्षा की बूंदों के समान है। तो चलिए सुनते हैं कहानी बरसात में लिखी इबारत। अरे सुनो देवयानी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था कि कल मेरी शांतनु से बात हुई थी। शांतनु को मैंने डिनर के लिए बोल दिया था। अच्छा हुआ कि सुबह सुबह याद आ गया मुझे, वरना आज तो मेरी शामत थी। किस दिन के लिए कहा है? आज के लिए। सॉरी यार, पर ये तो कहो मुझे याद आ गया। अभय ने सफाई दी। शांतनु का नाम एक पल को देवयानी के दिल में हलचल मचा गया, पर स्वयं पर भरसक संयत रखते हुए मन के विपरीत चेहरों पर झुंझलाहट के भाव लाते हुए कहा, क्या अभय, तुम भी कम से कम पूछ तो लिया होता। आज सोच रही थी शॉपिंग के लिए चली जाऊं, लेकिन तुमने मुझे अब अटका दिया। देवयानी, अच्छा लगता है क्या? उन्हें शहर में आए हुए 1 महीना होने वाला है, पर हम उन्हें अभी तक बुला नहीं पाए हैं। तुम्हारा तो वो क्लासमेट है। देख रहा हूं कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसके यहाँ आने की कोई खुशी ही नहीं है। अभय की सरलता से कही इस बात पर देवयानी असहज हो गई। अभय ने यूं ही कह दिया था या उसके दिल में कुछ और है? गौर से उसके चेहरे को देखा तो वह अपनी बात पूरी करने की तैयारी में था। देवयानी, पुराने दोस्त मिलते कहाँ हैं? जीवन की इस भागदौड़ में कभी इनसे मिलो तो कितना अच्छा लगता है। 1 साल के लिए वो यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर आया है, फिर वो कहाँ और हम कहाँ। देवयानी मन ही मन बोली, नहीं, अभी को व्यंग या द्विअर्थी बात करना आता ही कहाँ है। जो उसके मन में वही उसकी बातों में या चेहरे में होता है। उसके सरल भावों को भापती देवयानी स्वयं को तसल्ली देते हुए मन ही मन बोली। तभी अभय की आवाज आई, सुनो, तुम ज्यादा तामझाम मत करना, कुछ सिंपल सा बना लेना। ये सुझाव अक्सर अभय देवयानी को देता है, पर ऐसा होता कहाँ है। जब कोई आता है तो पूरी तैयारी के साथ उसकी आवभगत करती देवयानी को आज जाने क्यों संकोच का अनुभव हो रहा था। मैं निकल रहा हूँ, कुछ मंगाना हो तो बता देना, और हाँ, स्वीट डिश मत बनाना, मैं गुलाब जामुन लेता आऊँगा। हमेशा की तरह उसके भार को हल्का करने की गरज से वह बोला तो देवयानी चुप रही। अब घर में काम का अंबार लगा हुआ था, पर जाने क्यों खुद में वह एक विशेष ऊर्जा सी महसूस कर रही थी। यह हाथ यंत्रवत चल रहे थे, जबकि दिल अतीत की स्मृतियों में इधर उधर भटक रहा था। शांतनु से पहली मुलाकात याद करते ही वह बरबस मुस्कुरा पड़ी। कॉलेज का वो पहला दिन जब शांतनु ने सीनियर बनकर सबकी खिंचाई की थी। फिर जब माथुर सर इंग्लिश की क्लास में आए तो शांतनु को उसी क्लास में बैठा देखकर वो हतप्रभ रह गई थी। माथुर सर के चले जाने के बाद हल्के फुल्के माहौल में सबका परिचय हुआ। तभी शांतनु के सीनियर बनकर यूं सबकी खिंचाई करने के किस्से को लेकर खूब हंसे। कॉलेज के वो दिन कितने खुशनुमा थे। ताजगी और ऊर्जा सबके चेहरों में कैसे छलकती थी। यूं लगता था मानो दुनिया वहीं से शुरू है। घर से कॉलेज की ओर कदम खुद ब खुद उठ जाते थे और घर की ओर वापसी से पहले दूसरे दिन की योजनाएं और आज की गुजरे दिन की बातें मन को प्रफुल्लित रखती थी।
परिचय और नई नई दोस्ती के बीच होती फालतू और बेफालतू बातों के चलते दौर के बीच समय मानो उड़ता फिर रहा था। स्कूल के दौरान जिन छुट्टियों का इंतजार रहता था, कॉलेज के दिनों में वो छुट्टियां कितनी भारी लगती थी। घर में कहाँ समय कटता था, दोस्तों के बीच लगते कह कहे याद आते थे। सच वो कॉलेज के दिन कितने सुनहरे थे। शांतनु हॉस्टल में रहता था, इस वजह से कॉलेज तो उसके लिए घर ही था। देवयानी के ग्रुप में शांतनु की उपस्थिति ना सिर्फ उसे बल्कि सभी को ऊर्जा से भर देती थी। बेजान माहौल में उसके आने मात्र में सब में चेतना आ जाती थी। शांतनु का हर बात में मजाक करने का ढंग निराला था, साथ ही पढ़ाई में उसकी पकड़ का कोई जोड़ नहीं था। देवयानी का दिल जिस लम्हे में वो अपने साथ उड़ा ले गया था, वह लम्हा वो कैसे भूल सकती है। बरसात का वो दिन, कितना मना किया था माँ ने, मत जा देवयानी, आज मौसम बहुत खराब लग रहा है। कैसे रुकते उसके कदम। आज के इस खूबसूरत मौसम में कोई घर पर रुकता है क्या। कॉलेज पहुंचते पहुंचते वो भीषण बरसात हुई कि पूछो मत। जो सोचकर वो घर से निकली थी वो कहां से धो पाया था। शांतनु तो दिखा ही नहीं था। मीठी और प्रिया भी नजर नहीं आ रही। सुबह से मनमोहता मौसम अब डरावना लगने लगा था। मन खिन्न हो गया था। घर वापस आते समय सोच में पड़ गई, बस स्टॉप पर अकेले ही जाना पड़ेगा। काश माँ की बात मान ली होती तो अच्छा होता। ढंग से कोई क्लास भी तो नहीं लगी। फिर सोचती, ऐसे मौसम में पढ़ना भी कौन चाहता है। कितना अच्छा होता जो मीठी और प्रिया भी आती, और अगर शांतनु भी होता तो मन सच कहना चाहता, पर वो अनसुना कर देती। आज ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ जिससे मन को बहला सकूं कि आज के दिन कॉलेज आना सफल रहा है। कॉलेज से बस स्टॉप की ओर आते वक्त बेचारी छतरी भी उस मूसलाधार बरसात में उसे बचा नहीं पाई थी। कितना गुस्सा आया था मीठी और प्रिया के ऊपर। जरा फोन कर देती तो आज कॉलेज नहीं आ रही है तो क्या चला जाता। आज का दिन ही खराब है। पूरे दिन का लेखा जोखा विचारती हुई वो सावधानी पूर्वक चली जा रही थी। कौन जानता था कि आने वाला एक पल एक ऐसी इबारत लेकर आ रहा है जो देवयानी के जीवन में यादगार अनछुए प्यार की शब्दावली बन जाएगी। जब विचारों में डूबी आशंकित सी खड़ी वो ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। देवयानी संभल कर खड़ी हो गई। रेनकोट पहने और हेलमेट लगाए उस आगंतुक को देखकर मन आशंका से कांप उठा था। इधर उधर घबराकर देखती देवयानी के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी, देवयानी जल्दी बैठो। बरसात की बूंदों में ध्यान से देखा तो हेलमेट का शीशा ऊपर किए हुए शांतनु नजर आया। जल्दी आओ देवयानी, ऑटो नहीं मिलेगा। यूं बरसात में तुम्हारा अकेले ऐसे खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा। भीग तो गई हो, कम से कम ठीक ठाक घर तो पहुंच जाओगी। अकेले घर जाना सेफ नहीं है। मोटरसाइकिल और पास लाते हुए एक बार फिर बैठने का इशारा किया तो मानो वो किसी सम्मोहन से जागी हो। छतरी को बंद कर दिया था। कंप कपाती हुई उसके पीछे बैठी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि भय लगा कि शांतनु ना सुन ले। काश उस दिन दिल की आवाज उस तक पहुंच जाती, पर उस वक्त तो उसका चेहरा लाल था। आंखों में पड़े लाल डोरों को वह शिद्दत से छुपा रही थी, जो मन की अंतर्दशा को दर्शा रहे थे। उस दिन बरसात ने उसका साथ दिया और भीतर की मनोदशा को छिपाने के लिए दोष प्रकृति ने अपने ऊपर ले लिया था। घर कब आ गया पता ही नहीं चला। नीचे उतरी तो महसूस किया कि तालू से जुबान चिपक सी गई है। धन्यवाद और शुक्रिया जैसे शब्द तो निकल ही नहीं पाए। शांतनु जा चुका था। वो न जाने कितनी देर तक खड़ी भीगती रही। घर के भीतर पहुंची तो फटकार लगाती मां की आवाज मानो कानों तक पहुंची ही नहीं। यंत्रवत
कपड़े बदलकर जो लेटी तो आंखें खोलने का मन ही नहीं हुआ। बार बार उस दृश्य को दोहराती रही। भीग तो गई हो। दूसरे दिन कॉलेज नहीं गई। भय था उसकी मनोदशा का पता सबको चल गया तो चेहरे के भावों को शांतनु से ना छिपा पाई तो क्या होगा। मन के भाव छिपा भी लिए तो दिल की बड़ी धड़कनों को कैसे संभाल पाएगी। उनकी आवाज को उस तक पहुंचने में कैसे रुकेगी। फिर दूसरे ही पल सोचती कि अच्छा ही हुआ वो जान जाएं कि उसके मन में क्या चल रहा है। मन बागी हो जाता। उससे पहले संकोच घेर लेता। सहेलियों को क्या बताएगी कि बरसात की बूंदें प्यार की बयार में उसके दिल को ले उड़ी। देवयानी का दिल चुपके से पूछता, कहीं मैं पहले ही शांतनु को अपना दिल तो नहीं दे चुकी थी। हाँ, यही सच है। अवचेतन मन के किसी कोने में शांतनु के लिए प्यार छिपा था जिसे वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। शायद यह देव योगी था जो उस बरसात में शांतनु से मिली, वरना वह अवचेतन मन में पहुंचकर शांतनु के साथ की चाह ना कर पाती। पर अब स्थितियां काबू से बाहर हो गई थी। अब तो कोई संशय ना था। अब तो जीवन में बस शांतनु था, सिर्फ शांतनु। कितना अच्छा हो जो शांतनु तक उसके दिल की आवाज अपने आप पहुंच जाए। एक साथ जाने कितने विचार दिल में आत्ममंथन करते रहे। बुखार ने सारी समस्याएं हर ली थी। बंद आंखों से बिना रोक टोक के शांतनु को देख सकती थी। उसके पूरे वजूद में सिर्फ शांतनु ही तो था। बरसात में भीगती देवयानी को आवाज लगाता शांतनु, जल्दी बैठो देवयानी, यूं बरसात में अकेले खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा है। उस दिन उसके पीछे बैठी देवयानी होश में कहाँ थी। जी चाह रहा था उसकी पीठ पर अपना सिर टिका दे, समर्पित कर दे खुद को। किस तरह रोका था उसने स्वयं को, वही जानती है। खुद के संयम का परिचय पहली बार जाना था। छठे दिन तबीयत ठीक होने के बाद ही माँ ने बाहर निकलने की इजाजत दी। बढ़ी हुई धड़कन के साथ वे कॉलेज में शांतनु के चिर परिचित चेहरे को देखने के लिए बेताब थी कि मीठी ने उसे आवाज लगाई, देवयानी कहाँ थी इतने दिनों? 3 बार फोन किया, हर बार आंटी ने यही कहा तू सो रही है। क्या हुआ था तेरी तबीयत को? हाँ, वो दरअसल मुझे बुखार। बात आधी हुई थी जिसे अनसुनी कर मीठी बीच में ही बोल पड़ी, तू घर पर सो रही थी और हमने यहाँ इतने मजे किए। शांतनु ने तो हम लोगों को क्या पार्टी दी थी, इतना मजा आया कि बस पूछ मत। पार्टी शब्द को मानो हलक से जबरदस्ती निकाला गया हो। मन आक्रांत था। उसे बुलाए बगैर कोई खास वजह थी? अरे उसका सिलेक्शन IIT रुड़की में हो गया है। ओह, ग्रेट न्यूज। है कहाँ वह? बधाई तो दे देती। ओह हेलो, किस दुनिया में हैं आप मैडम? बताया नहीं किसी ने? वे तो रुड़की चला भी गया। कब? कल। मीठी की बात पर देवयानी का कलेजा मानो मुंह को आ रहा था। शांतनु बिन बताए चला गया और यहाँ मेरी दुनिया इन 6 दिनों में बदल गई थी। क्या क्या सोचती रही मैं इन दिनों, और शांतनु, उसे मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया। मेरे पूरे वजूद में तो शांतनु था, उसके सिवा और क्या बाकी रह गया था? पर मेरे लिए जाने कुछ था भी उसके मन में या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर वो स्वयं ही देती। जरूर रहा होगा, वरना उस बरसात के दिन वो इतनी आत्मीयता और फिक्र क्यों दिखाता? आंखों में बार बार वही दृश्य, यूं अकेले खड़े रहना ठीक नहीं है, चलो बैठो जल्दी से। साधिकार आदेश जिसमें प्यार का मौन आमंत्रण ही तो था। ए देवयानी कहाँ खो गई? मीठी लगभग खींचती हुई उसे पॉलिटिकल साइंस की क्लास में ले गई थी। क्लास चल रही थी पर वो तो वहां कहाँ थी? कानों को भी सुनाई देना बंद हो गया था। बस एक ही आवाज मन भीतर गूंज रही थी, यूं अकेले बरसात में। मेम साहब, कितनी देर से पूछ रही हूँ,
क्या बनेगा आज? और ये क्या कितना काम फैला लिया है? ओह हाँ, वर्तमान में खींच कर लाई देवयानी अपने विचारों को झटकती हुई बोली, सुन, आज रात को डिनर पर बुलाया है किसी को। कौन है? आदत के अनुसार हमेशा की तरह उत्सुक होकर उसने पूछा। शन्नू के लिए ये जानना बहुत जरूरी था। हाँ है कोई, वो सांप के दोस्त हैं, मुंह से निकला। अच्छा, ऐसा कर, पहले से ही पालक अच्छी तरह से धोकर काट ले। फिर निर्देश देती चली गई वह, कहीं कोई कमी न रह जाए। शाम को अभय जल्दी आ गए थे। वायदे के मुताबिक गुलाब जामुन ले आए थे। हमेशा की तरह किचन में आकर मुआयना किया तो देखा मीठे में खीर बनी हुई थी। अरे, मैं तुम्हारी मेहनत बचाने के लिए तो गुलाब जामुन लाया हूँ, और ये क्या, तुमने तो खीर भी बना ली? वो आपको खीर पसंद है ना? अभय की बात का जवाब देते हुए देवयानी ने कहा तो अभय का चेहरा खिल गया। क्या कहती देवयानी, शांतनु की फेवरेट स्वीट खीर है? मीठी के घर से ये खुलासा हुआ था जब पूरा खीर का डोंगा खाली कर देने की शर्त शांतनु ने रखी थी। क्या पता खीर अब भी पसंद है या नहीं? जरूर होगी, पुरानी पसंद कभी मिटती है क्या? वो आज के डिनर को लेकर बहुत बेचैन थी। आप चलिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आते ही चाय पीना अभय की आदत में शुमार था। चाहते हुए भी देवयानी 2 मिनट समय नहीं निकाल पाए। कुछ न कुछ काम निकलते ही रहे, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। घड़ी देखा तो 7 बज चुके थे। उफ, आज तो समय का पता ही नहीं चला। तैयार हो जाती हूँ। अपने मन के उद्वेलन पर काबू करने की कोशिश करते हुए वह बाथरूम चली गई। पानी की बूंदों ने नव संचार कर दिया था। अब क्या पहने, बड़ा कठिन निर्णय था। नीले रंग के सूट में खुद को निहार कर सौम्य कॉलेज वाली छवि ढूंढने की कोशिश की, जिससे कितनी कही और अनकही बातें और भावनाएं जुड़ी हुई थी। मम्मी, आपके फ्रेंड आ रहे हैं ना? रौनक ने बड़े कौतूहल से पूछा। हाँ, कहकर अपनी 8 साल पुरानी फोटो में खुद को निहारते हुए अचानक अपने 6 साल के बेटे से प्यार से पूछा, अच्छा रौनित, मैं अभी भी ऐसी लगती हूँ? अपनी पुरानी फोटो की ओर संकेत करते हुए देवयानी उत्सुकता से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। नहीं। रौनित के सपाट और सरल जवाब पर वह चौंक गई। कुछ कहते से पहले वह बोला, अब आप ज्यादा अच्छी लगती हैं, इसमें देखो ना, कितनी वीक सी लग रही हैं। आप भी खाना नहीं खाती थी क्या? उसकी मासूम टिप्पणी पर वह हंस पड़ी। मन में छाई बेचैनी दूर हो गई थी। रात 8 बज गए। शांतनु अपनी पत्नी शुभ्रा के साथ घर आया। सोच के विपरीत देवयानी की नजरें उस पर टिकी न रह सकी। साथ खड़ी शुभ्रा की गोद में उन दोनों की 8 महीने की सुंदर सी बिटिया थी। अतीत की स्मृतियों में जिस शांतनु को छोड़ आई थी वह वैसा ही था, जोश और उमंग से भरपूर। बिल्कुल भी नहीं बदला था। हाँ, थोड़ा बदन भर गया था। देवयानी, ये शुभ्रा हैं। शांतनु ने अपनी पत्नी का परिचय कराया। सुंदर सी शुभ्रा सरल स्वभाव की लगी। और ये है हमारी जान, इसे हम प्यार से जानू बोलते हैं। अपनी बिटिया को शुभ्रा की गोद से लेते हुए शांतनु बड़े लाड से अपनी बिटिया को निहारते हुए बोला तो देवयानी मुस्कुरा पड़ी। इसका नाम आरोही रखा है। शुभ्रा शांतनु की बात को काटते हुए बोली तो शांतनु ने मजाक किया, जानू बोलने पर माँ बेटी दोनों ही मेरे पास आ जाती हैं, इसलिए शुभ्रा ने इसका नाम आरोही रख दिया है। शांतनु की शरारत भरी प्यार पर वह प्यारी सी आपत्ति जताती हुई बोली, क्या आप भी कुछ भी बोल देते हैं? बच्ची के प्रति दिखाया प्यार और पत्नी से की गई चुहलबाजी उनके आपसी गहरे रिश्ते को दर्शा गई। शांतनु की सरलता और सहजता देवयानी के अशांत मन को सहज ही शांत करती चली गई। वह कितनी आसानी से सब में घुल मिल गया था। देवयानी, हम लोग सालों बाद दोबारा मिले हैं, इसका पूरा श्रेय शुभ्रा को जाता है। प्रिया याद है तुम्हें? वो शुभ्रा और हमारी कॉमन फ्रेंड है। उसी ने बताया कि तुम पूना में हो। शांतनु आराम से बातों को बढ़ा रहा था, जबकि देवयानी से बातों का सिरा नहीं पकड़ा जा रहा था। अतः वह उठकर किचन में चली गई। मैं आपकी कुछ मदद करूं? एक खनकती सरल सी आवाज पर पलटी तो देखा शुभ्रा खड़ी थी।
देवयानी उसे किचन के भीतर आते देख बोली, अरे आप यहाँ गर्मी में क्यों आ गई? आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। मैं यहीं रुकती हूँ आपके पास। वहाँ तो शांतनु और अभय जी आपस में अपनी ही बातें कर रहे हैं। उसकी बात पर देवयानी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद दोनों आई तो देखा सच में शांतनु और अभय अपनी बातों में मशगूल थे। अभय और शांतनु की बातों के सिलसिले को तोड़ते हुए देवयानी अचानक शांतनु से पूछ बैठी, तुमने क्या किया इतने दिन शांतनु? देवयानी के अचानक के इस सवाल पर वह विचारक की तरह सोचता हुआ बोला, बहुत कुछ देवयानी। पिछले 10 साल मेरे जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन लेकर आए, जिसमें शुभ्रा और मेरी जानू का आना सबसे सुखद परिवर्तन था। 3 साल पहले शुभ्रा से मेरी शादी हुई। शुभ्रा माँ की पसंद है। हालांकि माँ 6 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं शादी कर लूं, पर मैं अपने जीवन में व्यवस्थित होने के बाद ही शादी करना चाहता था। और अब तो तुम देख ही रही हो। शांतनु, तुमने कुछ देर से शादी नहीं की? देवयानी के सवाल पर वह खूब हंसा और बोला, मैडम, मैं जल्दी शादी करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता क्या? अपने की इस मजाक के बाद अचानक संजीदा होकर बोला, अरे देर से कहाँ देवयानी, मैंने कॉलेज के बाद 4-5 साल तो करियर बनाने में छोड़ दिए थे। उन दिनों एक बात तो मैंने गांठ बांध ली थी कि चाहे जो हो जाए, लड़कियों और प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ये 2 चीजें उम्र की उस दौर से गुजर रही यूथ को चौपट करने के लिए काफी हैं। और देखो नतीजा, आज एक सधा हुआ करियर, शुभ्रा जैसी बीवी और हमारी प्यारी जानू। कहकर उसने शुभ्रा को देखते हुए आंख मारी तो वह लजा गई। अभय और देवयानी हंस पड़े। यूं ही इस बेचारे का इंटरव्यू चलता रहेगा या कुछ खिलाओगी भी? अभय ने कहा। अभी लाती हूँ, कहती हुई देवयानी किचन में आ गई। शुभ्रा की बिटिया रोने लगी थी। वह उसमें व्यस्त हो गई। देवयानी के मस्तिष्क में शांतनु की कई बातें चल रही थी। कितनी सहजता से वह अपनी बात बोल गया था। सच ही तो कहा था उसने। उम्र के उस दौर में जो होता है उसे प्यार कहा जा सकता है क्या? इनफैचुएशन जैसी चीज उस उम्र में ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शांतनु को तो बरसात का लम्हा याद भी नहीं होगा, जिसकी एक इबारत को उसने जिंदगी का फलसफा बना लिया था और अब तक मन में किसी कोने में बसा के रखा था। एक तरफा पाली कोमल भावनाएं आज मृग मरीचिका की भांति साबित हुई। सच पूछो तो जब अभय के साथ अनगिनत प्यार भरे अमूल्य क्षण बिताए थे, या जब पहली बार अभय के प्यार को जानकर अपने दिल की धड़कन को बढ़ाया था, तब कहाँ शांतनु उसके दिलो दिमाग में था? ये भी तो एक सत्य है। ठीक ही तो कहा शांतनु ने। लगभग हम उम्र शांतनु उस वक्त संघर्ष करके जहां अपने आने वाले जीवन को सुखद बनाने की जोड़ तोड़ में था, वहीं संघर्ष कर चुके अभय का उसके जीवन में प्रवेश हुआ। जो इसके विपरीत जाता है, संघर्ष उसी के जीवन में आता है। मानवीय जीवन की इन गुत्थियों को सुलझाने का तरीका हमारे पास होता है, बशर्ते हम उसे सुलझाना चाहें। वापस आई तो शांतनु से वार्तालाप में मग्न अभय को मंत्र मुग्ध देखती हुई उसके हाथों में चाय का कप पकड़ाकर चली गई। अब न मन में कोई तुलना थी, न दुविधा। मन शांत था। तभी रोनित की आवाज आई, मम्मी देखो, आरोही का एक दांत निकल रहा है। उसकी बात पर सभी रोनित और साथ में खिलौनों से खेल रही आरोही के पास चले गए। शुभ्रा ने उसके जल्दी से आरोही के मुंह में उंगली डाली तो पुलक उठी। सच शांतनु, इसका पहला दांत निकल रहा है। शांतनु ने रोनित को गोद में उठा लिया और बोला, अरे वाह मेरे कोलंबस, तुमने तो आरोही का दांत खोज निकाला। उसकी चिर परिचित चुहलबाजी पर सभी हंस पड़े। डिनर के बाद जहां अभय के लाए गुलाब जामुन शांतनु इसरार करते हुए शुभ्रा को खिला रहा था, वहीं अभय देवयानी की बनाई खीर की भरपूर तारीफ करता हुआ खा रहा था। अभय को खीर खाते देख देवयानी अनायास उस पर निहाल उठी। पति पत्नी के इस अनुबंध पर एक मिठास धीरे धीरे घुलती जा रही थी। निसंदेह 2 मन यूं जुड़े थे जिसमें किसी तीसरे की कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी। तो
इसके साथ ही एपिसोड समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।